नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज कुछ खास मुद्दे हम लेकर के आते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने पैनलिस्ट से और जानने की कोशिश करते हैं इसका असर आने वाले दिनों में क्या कुछ असर पड़ेगा सियासत पर, क्या कुछ असर पड़ेगा हिंदुस्तान पर और आने वाली राजनीति पर। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। देखते हैं आज क्या कुछ खास है हमारे एजेंडे में। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी का परिवारों के राज पर करारा वार। कहा, परिवारवाद और घोटालों के चलते सूबे का हुआ बंटाधार। चुनाव पूर्व सर्वे से त्रिशंकु विधानसभा के आसार। और सीज फायर उल्लंघन पर पीएम मोदी की तीनों सेना प्रमुखों और एनएसए के साथ अहम बैठक। पीएम मोदी ने जताया भरोसा, कहा जल्द सुधरेंगे हालात। बड़ा सवाल, सीमा पर कैसे होगी शांति। चलिए, आज के एजेंडे में दो खास मुद्दे हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से बॉर्डर पे सिचुएशन लगातार काफ़ी तंज बनी हुई है, काफ़ी दिक्कत वाली बनी हुई है। आज भी कई सारे बयान आए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का पहला जो हमारा एजेंडा है वो है हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है और आज भी उन्होंने परिवारवाद से लेकर के तमाम मुद्दों पर बातचीत की। क्या कुछ होगा आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर सिंह सोलंकी, हरियाणा के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र धर्माणी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजीत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इरफान रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले राजवीर जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा को लेकर के तमाम बातें कही जा रही हैं। एक तो ये कि अति आत्मविश्वास आप में आ गई बीजेपी, जिस तरीके से उसने अपना गठबंधन तोड़ा, उसका काडर उतना मजबूत नहीं था हरियाणा में। और ये जीत जो कि बहुत आसान लग रही थी, क्योंकि 10 साल से एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। आपको लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी कर दी आपने? हरियाणा में गठबंधन, बिना गठबंधन के अकेले जा रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं जिसको लेकर के तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं आपकी, चाहे वो कांग्रेस हो, आईएनएलडी हो, कह रही कोई चेहरा तो है नहीं। आप क्या प्रधानमंत्री यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बनेंगे? क्यों प्रधानमंत्री को आगे कर रहे हैं? आपको लगता है इसका दिक्कत होगी आपको, या आपको लगता है इसका फायदा मिल सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी तरह की दिक्कत होगी। पूरे देश में मोदी जी एक चेहरा है जी, और मोदी जी विकास का चेहरा है। हरियाणा विकास की चाह में बैठा हुआ है। 10 साल से भ्रष्टाचार से त्रस्त है। उस भ्रष्टाचार से मुक्ति केवल मोदी जैसा चेहरा ही दिलवा सकता है। मोदी की राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व हर स्टेट के, हर राज्य के नेतृत्व को प्रभावित करेगा जी। तो इसलिए ये कहना कि शायद जल्दबाजी में मोदी जी कुछ आगे नहीं करना चाहिए था और ये नहीं तोड़ना चाहिए था इनको गठबंधन, मुझे लगता है गठबंधन में उतनी ताकत नहीं थी। और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी दी थी पार्लियामेंट के चुनाव में, उससे साफ है कि पूरे हरियाणा जो है वो मोदी की लहर में। बाकी जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद, उनसे हम रिएक्शन लें। उससे पहले एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी जो सट्टा बाजार में जो सर्वेज आने शुरू हुए हैं, उसके मुताबिक जो है त्रिशंकु की स्थिति बन रही है। अगर ऐसी स्थिति आती है, हाइपोथेटिकल सवाल है, निश्चित रूप से आप कहेंगे कि आप पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर जो है त्रिशंकु की स्थिति आती है और आप इस स्थिति में नहीं होते हैं कि आप पूर्ण बहुमत में सरकार बना सकें, तो क्या दोबारा आप अपने स्टैंड से पीछे हट के दोबारा कोई गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप विपक्ष में बैठेंगे? देखो, मैं आपके इस संभावना से मैं नहीं सहमत। अगर ऐसा हुआ तो इसलिए मैंने पहले बोल दिया था मैंने। मुझे ये संभावना लगती नहीं है। और जब ये संभावना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति में है, ऐसा नहीं है कि त्रिशंकु की आज के दिन स्थिति है, तो ऐसे में ये इस सिर्फ हाइपोथेटिकल सवाल को खड़ा करना, और वो भी इलेक्शन से पहले खड़ा करना, उसको मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा हुआ तो मेरा सवाल ये था कि मैं तो चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को ही मान लेता हूँ, चलिए ठीक है, बन गई आपकी सरकार जी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, नतीजे हैं, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? तो क्या विपक्ष में बैठेंगे या समझौता दोबारा करेंगे फिर एलडी के साथ, या फिर दोबारा हचका के साथ, या किसी और के साथ? यदि आप चीजों को इस हद तक ले जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है फिर मुझे यही कहना चाहिए, और वो सही भी है, कि राष्ट्रीय नेतृत्व उस समय की स्थिति को एनालाइज करेगा और उस टाइम पर जो ठीक फैसला होगा वो करेगा। भूपेंद्र जी, धर्माणी साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को, कैसे जज कर रहे हैं कि अकेले कमान संभाली हुई है परिवारवाद से लेकर के, और
जो जिस तरीके से जेल के अंदर से तमाम तरीके के तंज जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से कसे जा रहे हैं, और एक तरीके से जैसे लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था उसी तर्ज पर विधानसभा में भी कैंपेनिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दम पर ही ये चुनाव जो है एक तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आपसे? देखिए, मुझे लगता है कि जो आपने अभी बड़ा रेलेवेंट प्रश्न पूछा, बीजेपी के नेता हैं तो उनको तो ये जवाब देना ही था, लेकिन जो सट्टा बाजार है वो वास्तव में महत्वपूर्ण होता है, और ये माना जाता है कि उनका आकलन सच्चाई या यूँ कह लीजिए धरातल पर काफ़ी नज़दीक माना जाता है। जहाँ तक चुनावी सर्वेक्षणों को लेकर हम जब एनालाइज करते हैं तो उसको बहुत महत्व इसलिए देना पड़ता है कि उनके अपने एक सोर्स हैं, अपनी उनकी एक प्रक्रिया है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो बात हम भूल रहे हैं वो ये है कि जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए थे उस समय यही सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर 55 सीटें हरियाणा विधानसभा में दे रहा था कि अपने दम पर 55 सीटें 90 में से आने की संभावना है जी। लेकिन वो जो आपने बात कही कि इनके आपस के झगड़े और आपस में जो कुछ भी टिकट वितरण को लेकर हुआ, उसके बाद पहली जब इनकी लिस्ट आई तो वो घटकर 40 पर आ गए। दूसरी लिस्ट आते आते ये 35 पर पहुंच गए। लेकिन वही सट्टा बाजार जैसे ही मोदी ने कैंपेन संभाली, कमान संभाली, पहली करनाल की जो उनकी रैली हुई, उसके बाद चीजें जो नीचे आ रही थी वो ऊपर आनी शुरू हुई और 35 से 37 पर पहुंचे। और जो उसके बाद अभी मेरे को लगता है परसों भी मोदी जी की रैलियां वहां पर 3 थी। आज की जो स्थिति है वो 40 के आसपास सट्टा बाजार पहुंचा हुआ है जी। तो आज जो 4 रैली हुई हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा वो आने वाले 1-2 दिनों में पता लगेगा। लेकिन ये एक सच्चाई है जो हमारे मित्र हैं वहां पर जिनसे हमारी चर्चा हुई है, उन्होंने ये बताया कि मोदी ने जो 4 रैली आज एड्रेस की, वो चारों की चारों रैली बहुत ही प्रभावी रैली थी। और ऐसी रैली जो आज तक क्राउड पुलर हरियाणा में माने जाते रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी, उनको भी इस बार उतना क्राउड नहीं मिला जितना मोदी जी को सुनने के लिए मिला। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार जैसे भी आपने कहा कि INLD को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर उन्होंने हमला बोला सीधा सीधा, और कांग्रेस को लेकर, उनके मिस गवर्नेंस को लेकर भी जो कुछ उन्होंने कहा है, वो जनता उनसे अपेक्षा भी करती थी और सुनना भी चाहती थी कि उसकी रेमेडी क्या लाने वाले हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं कि आज महेंद्रगढ़ की रैली में सुन रहा था। महेंद्रगढ़ की एक सबसे बड़ी समस्या है कि वहां पर मरुभूमि जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, ग्राउंड वाटर जो है बहुत नीचे जा रहा है, वहां की बहुत बड़ी समस्या है पानी की। उस पानी की समस्या को उन्होंने सीधा सीधा एड्रेस किया। नदी जोड़ो और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इनका उल्लेख करके उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का उद्धार किया जाएगा। और पिछले 10-15 सालों में किसी ने पानी की तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही अगर आप देखें कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने सरस्वती नदी का जो परियोजना चल रही है, जो जगनमोहन जी के बाद लगभग ठप हो गई है, उस परियोजना पर भी उन्होंने समय दिया। लूटपाट की घटनाएं, जो मिर्चपुर कांड है, जिस प्रकार के वहां बलात्कार हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, घोटालों को लेकर उन्होंने जो वो आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास उसका जवाब नहीं है। और INLD तो बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव इसलिए हो गई है क्योंकि INLD के पास भी उनके आरोपों का उत्तर नहीं है। ऐसी स्थिति में जो अब वातावरण बन रहा है, जो आने वाला 1 सप्ताह है, मुझे लगता है कि ये धारा को बड़ा किस तरफ जाएगी अगले 1-2 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। चलिए जरा एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हमारे साथ 3 पैनलिस्ट अभी बाकी हैं, उनकी राय लेने बाकी है, तमाम तीनों वरिष्ठ पत्रकारों की, वो किस तरीके से हरियाणा की स्थिति को जज कर रहे हैं। हम तुरंत लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। जी हाँ, हरियाणा जहां 15 तारीख को चुनाव होने हैं, नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, तमाम तरीके से वो निशाना साध रहे हैं
और साथ ही साथ जो सर्वेज आ रहे हैं वो त्रिशंकु विधानसभा की ओर इंगित कर रहे हैं। क्या होगा हरियाणा का चुनाव के बाद, चुनाव के पहले, क्या कुछ अगले एक हफ्ते में हो सकता है, उसके बाद क्या स्थिति होगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अगला सवाल मेरा पुष्पेंद्र जी से होगा। पुष्पेंद्र जी, आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं? अकेले प्रधानमंत्री ही की तरफ से जो है मोर्चा संभाला गया है। एक सवाल जो सब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर में मुख्यमंत्री कौन होगा, क्यों नहीं कोई चेहरा आगे किया जा रहा है? जब आपका एक फॉर्मूला हिट हो गया था कि आप एक चेहरे को आगे करते हैं, नरेंद्र मोदी को आपने आगे किया, आपको जीत हासिल मिली। आपको राजस्थान में आपने वसुंधरा राजे को आगे किया, आपको जीत हासिल हुई। मध्य प्रदेश में जीत हासिल हुई, छत्तीसगढ़ में जीत हासिल हुई। जब ये फॉर्मूला चल रहा है आपका चेहरे का, तो यहाँ पर ये चेहरा क्यों नहीं? और दूसरा ये कि अगर चेहरा नहीं तो क्या इसका नुकसान उठेगा, मिलेगा बीजेपी को या फायदा? देखिए, दो बातें हैं जो अब तक हमारे मेहमान ने कहा। जो एक साहब ने कहा कि पार्लियामेंट की में जो जीत हुई है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत मिल रहा है। जितनी सीटें हैं अगर उसको हम असेंबली के सेगमेंट में कन्वर्ट कर दें तो 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी की इसलिए पक्की हैं कि वो लोकसभा में जो जीते हैं सीटें, उसका 52 सीटें उनकी आनी तय है। जो दूसरे हमारे मेहमान हैं धर्मानी साहब, उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि पहले 55 मिल रही थी, लेकिन टिकट बटी और फिर टिकट बटने के बाद जो आपस में जूतम पजैर हुई और आरोप लगे पैसे खाने के, देने के, लेने के, और उस वक्त जो था ये ग्राफ घट के 35 आ गया। लेकिन उन्होंने भी सट्टा बाजार का सहारा लेते हुए और मोदी साहब के मैदान में कूदने के बाद वही सीटें 55 पहुंचा दी हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी जी, मैंने 55 नहीं पहुंचाई, मैंने 40 पहुंचाई, 40 पहुंचा दी है, और जिस तरीके से हर रैली के साथ सीटें बढ़ रही हैं, अगले 6 दिन में ये 40 जो है 70 को क्रॉस कर जाएगी। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। आप अपना आकलन दीजिए। नहीं, मेरे हिसाब से 40 पहुंची हैं। अब क्या होता बताएंगे। नहीं, आप तो मोदी की रैली के साथ बढ़ा रहे हैं ना सीटों को। अगर मोदी की रैली के साथ बढ़ रही है, सट्टा बाजार बढ़ा रहा है। नहीं, सट्टे बाजार की बात नहीं कर रहे, आप मोदी की रैली की बात कह रहे हैं। मैंने कहा रैली के बाद सट्टा दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत हरियाणा और महाराष्ट्र में यह है कि इनके पास इलाकाई लेवल पे कोई लीडर नहीं है, और इसलिए नरेंद्र मोदी को लगता है कि जो अभी अभी उनका मैजिक लोकसभा में चला है वही अकेले कमान संभाले हुए हैं। लोगों के डाइस पर अगर वो ये न कहें कि भाई ये जो यहाँ के कैंडिडेट हैं मेरे पास आके खड़े हो जाओ, तो शायद वहां की रैली के अलावा देश में किसी को पता नहीं कि कौन सा आदमी कहां से चुनाव लड़ रहा है। यही वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, और ये वही स्टाइल है नरेंद्र मोदी का। जब वो गुजरात में विधानसभा का चुनाव लड़ते थे तो हर सीट के ऊपर वही नजर आते थे। लोग कहते थे कि आप जो है कैंडिडेट कौन है किसी को नहीं पता होता था, मोदी को वोट देते थे। और लोकसभा के अंदर भी जिस तरीके की रैलियां उन्होंने की, उनके अलावा किसी को नहीं पता था कि कहां चुनाव हो रहा है और कौन लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी के सामने दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र में 25 साल पुराने गठबंधन तोड़ने के बाद, गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद, प्रमोद महाजन के जाने के बाद महाराष्ट्र का कोई दिग्गज लीडर इनके पास नहीं है। अब जिस पार्टी के साथ लड़ रहे हैं चुनाव, वहां एनसीपी से भी झगड़ा है, वहां कांग्रेस से भी झगड़ा है, और साथ में जिनके साथ 25 साल से हिंदुत्व पे एक थे, वहां सीटों के बंटवारे और सीएम के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने पहले भी कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में अपने आप को उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन में डाल लिया है कि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, अमेरिका में भारत का डंका पिटवाने के बाद, क्योंकि वो कई रैलियों में ये कह रहे हैं कि अमेरिका में डंका पिट रहा है, जापान में पिट रहा है, पूरे देश के अंदर हालात ये हैं। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव जीतने के बाद और चुनाव हारने के बाद, अगर चुनाव हारे तो क्या नरेंद्र मोदी की वजह से हारेंगे? सरकार नहीं बनी तो नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं बनेगी, और सरकार अगर बनी तो नरेंद्र मोदी दोनों जगह मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे। तो सवाल यह है कि हरियाणा में 5-5 लोग पहले से मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री बनने को लेकर झगड़ा हुआ है। तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं वो रैली में लोग आए, ताली बजाएं, वो समझ में आती है। लेकिन ये सबको समझ में आ रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी हमारी कोई चीज का हल नहीं निकाल सकते, क्योंकि हल निकालने वाला तो यहां का एमएलए होगा, और जिसका चुनाव नरेंद्र मोदी नहीं लड़ रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अब देखना ये कि किस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे अब जो सिचुएशन जो अभी पुष्पेंद्र जी ने बताई, और एक सिचुएशन जो है
जो हमारे साथ राजवीर जी हैं और पुष्प धर्माणी साहब हैं, एक सिचुएशन उन्होंने बताई कि अभी स्थिति ऐसी है कि लग रहा है कंफर्टेबल सिचुएशन में। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं वहाँ कोई लोकल लेवल पे लोगों को जैसे गुजरात में होता था उस तरीके से, उस अंदाज में उनको बुलाना पड़ रहा है। इसका कितना असर होगा? भीड़ हो रही है, निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। भाई भीड़ तो राहुल गांधी की रैलियों में भी पहले होती थी, तो भीड़ से आप इलेक्शन का कैसे कर सकते हैं? और अगर भीड़ हो रही थी तो फिर भारत लोकसभा में 282 नहीं 300 सीटें मिलनी चाहिए थी। मुझे ये लगता है कि जो बात पुष्पेंद्र जी ने कही है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन पुष्पेंद्र भाई मेरे को लगता है कि ये बात भी एक कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सच बैठती है कि ये दोनों प्रदेश ऐसे हैं जहां पर आज तक सरकार का नेतृत्व तो बीजेपी ने नहीं किया है, यहाँ गठबंधन पर ही आधारित रही है। और एक समस्या तो है वास्तव में कि भाई यहाँ पर नेता कौन हो, और शायद इस झगड़े को चुनाव से पहले ज्यादा ना फैले इस वजह से शायद अवॉइड करने का प्रयास राजनीतिक रूप से किया गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अजीत जी का एक रिएक्शन लेते हैं। अजीत जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं जो मौजूदा स्थिति है, और इस स्थिति के बीच में एक पार्टी है जिसके बारे में बहुत कटुता से नहीं बोला जा रहा है, वो है हजका। क्या आपको लगता है ये एक वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है जब त्रिशंकु की स्थिति अगर होगी? क्योंकि हमले INLD पर हो रहे हैं, हमले कांग्रेस पर हो रहे हैं। हजका, क्या आपको लगता है कि अगर वो ऐसी स्थिति में होती है किंग मेकर बन सके तो वहां पे बीजेपी उसके साथ जाना पसंद करेगी? देखिए, ये टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, टेस्ट ऑफ पीपल है। मैच्योर डेमोक्रेसी तो जरूर है, मगर हरियाणा में अभी भी जो मल्टी कॉर्डर कंटेस्ट है, इसकी वजह से आपको कोई चेहरा सामने नहीं दिख रहा है। केवल राष्ट्रीय स्तर के अगल बगल के चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो अपनी अपनी पार्टियों के जो नेता हैं वो स्कैम टिंटेड हैं, टेंटेड हैं, या कांग्रेस के जो नेता हैं वो किसी न किसी वजह से, अब चूंकि वहां सत्ता विरोधी लहर है, इसकी वजह से वो अभी आपको बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। मगर असली स्थिति ये है कि अगर मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट भी होता है तो जनता कम से कम डेवलपमेंट के प्लान पर, जो मोदी जाके कह रहे हैं कि हम देश का विकास करना चाहते हैं, हरियाणा अविकसित रह गया, जो इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर उन्होंने बताए थे, उन सब में हरियाणा को उन्होंने कम मार्क्स दिए। तो ये एक जनता के सामने एक मुद्दा है कि भाई अगर विकास करना है तो मोदी जो नारा उछाल रहे हैं उनके साथ जाएं। मगर अब जो मैच्योर डेमोक्रेसी है उसकी एक मिसाल आपको ये भी दूंगा। जैसा इन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में किसी भी राज्य में स्थिति ये हो गई थी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी गठबंधन का सहारा लेना पड़ता था। खासकर इन दोनों राज्यों में तो आपने कई सालों से देखा है। तो गठबंधन की सरकारें मजबूरी थी, इसलिए कि कोई भी पार्टी, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा है, अपनी मुहिम है, अपना एक नेता था। मल्टी फ्लेवर्ड है, मल्टी कलर्ड है। इस बार भी अगर मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट है तो लगता है कि त्रिशंकु ही विधानसभा बनेगी, और उसके बाद जो चुनाव के बाद, डिक्लेरेशन के बाद जो स्थिति बन के उभरेगी, उसमें सारी पार्टियों ने अपने पत्ते खोल रखे हैं, कोई भी पार्टी अछूत नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने जब कहा कि हमें अनटचेबल मत समझो, इसका एक डायमेंशन, एक इशारा यह भी था कि जैसा आपने कहा कि हंस का, हरियाणा जनहित कांग्रेस वही पार्टी थी जिसके बलबूते पर कांग्रेस 5 साल तक दोबारा सत्ता में रही। नहीं तो हुड्डा साहब कभी सत्ता में नहीं आ पाते, उन्होंने उसको तोड़ा, और बाद में उसके सदस्यों के समर्थन से उन्होंने 5 साल सरकार चलाई। तो हरियाणा जनहित कांग्रेस का भी एक रोल है, और जो भजन लाल का अपना जो एक वजूद है, जो उनका एक करिश्माई जो एक व्यक्तित्व था, या उनकी जो विरासत है वो अभी है बरकरार। हालांकि मोदी ये कह रहे हैं कि जो परिवारवाद है उसको खत्म करो, लेकिन परिवारवाद बना रहेगा। इस देश में वही स्थिति बनी रहेगी जो अमेरिका में है। आप कैनेडी फैमिली को फिनिश नहीं कर सकते। राजनीति कहीं भी किसी भी दिशा में जा रही। परिवारवाद नहीं, मुझे ये लगता है जो अजीत जी कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। कनेडी का जो एग्जाम्पल दिया, कनेडी एक बार आए, उसके बाद कहाँ है कनेडी? ठीक है, नहीं, ऐसा राजनीतिक, देखिए एक बात मान के चलिए कि राजनीतिक रूप से जो परिवार बहुत रहे हैं उनका अपना प्रभाव रहता है, लेकिन जो परिवारवाद खत्म करने की बात आ रही है, मुझे लगता है उसकी तरफ डेस्परेटली लोग बढ़ रहे हैं। और ये जो इस बार का चुनाव है वो एक इंडिकेटर है कि लोग वास्तव में चाहते हैं, और हरियाणा में तो मैं कह सकता हूं कि परिवारवाद से लोग त्रस्त हैं और वो चाहते हैं कि वहां से परिवारवाद समाप्त हो। लेकिन जो इन्होंने बात कही बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जिस प्रकार हजका की जो बात कही, इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। पेच क्या है
कि हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था है ये क्या है। स्पीकर के पास पूरी टर्म खत्म हो गई विधानसभा की, आज भी पेंडिंग है दल बदल कानून के तहत जो कुलदीप बिश्नोई ने अपने विधायकों के लिए रिट डाली है वो आज तक डिसाइड नहीं हुई। कोर्ट के आदेश के बाद स्पीकर ने पेंडिंग रखा। अब उसका क्या रेलेवेंस है, किसको पनिशमेंट मिलेगी, क्या होगा? ये कम से कम मुद्दे ऐसे हैं जो एड्रेस होने चाहिए और जुडिशरी को और इलेक्शन कमीशन को ये डिसाइड करना चाहिए कि ऐसे हालात में उस एमएलए को, विधायक को कम से कम एक फिक्स पीरियड में 6 महीने में, 7 महीने में, 3 महीने में कोई फिक्स होना चाहिए। इस मुद्दे को तो कोई पार्टी नहीं उठा रही, कोई नहीं उठा रही। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। चलिए इरफान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार जो है वो 3rd टर्म भी में आएगी हरियाणा के अंदर। जैसा कि अभी बता रहे थे कि हजका का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, वो किसी भी तरफ जा सकती है और वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने दम पे सरकार बनाए, लेकिन किंग मेकर की भूमिका निभाना जरूर चाहेगी। बीजेपी भी इस बार कोशिश में है कि अपने दम पे सरकार बनाए, लेकिन जैसे सर्वेस बता रहे हैं कि त्रिशंकु की स्थिति होती है। आप कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को, और हजका या आईएनएलडी, इन दो पार्टियों के रोल को आप कैसे देख रहे हैं? चलिए, मुझे विपुल ये लगा कि पूरे हरियाणा पे बात हो रही है, वरना अब तक ऐसा लगा था जैसे आधे हरियाणा और बीजेपी की बात हो रही थी। मैं ये जानता हूं कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा का कर्ज चुकाना है, तो हरियाणा की जनता, हरियाणा की आवाम शायद कभी ये सोचे या ये सवाल करे कि जब लोकसभा के आम चुनाव हो रहे थे तो भी प्रधानमंत्री कहते कि हरियाणा का कर्ज चुकाना है, तो क्या आप विधानसभा भी या प्रदेश सरकार भी सौंपी जाए तो हरियाणा का कर्ज चुकाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा का पुलिस वाला हमारी नहीं सुनता है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोकदल है वहां हरियाणा में, तो इंडियन नेशनल लोकदल है, जिसको फोकस किया गया है, जिसको मोदी साहब ने फोकस किया है, तो हमेशा ऐसा लगता है कि जब हम उसको फोकस करते हैं तो ऐसा लगता है दुश्मन नंबर 1 जो हमारा है हरियाणा में वो लोकदल है। और हरियाणा जनहित कांग्रेस जो है उसने हो सकता है अपने दरवाजे खुले रखे हों, लेकिन जिस तरह से सहयोगी दलों की परवाह नहीं की गई लोकसभा के आम चुनाव के बाद, वो बहुत खराब मैसेज है। मैं तो फिर कहूंगा कि वोटर से और पार्टियों से, लोगों से जंगे और सहयोगी दल बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इनको आप लाइटली मत लीजिए, दुश्मन को कमजोर मत समझिए, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे हरियाणा में हो। चलिए, जो मुझे इमरान ने जो बात की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी इस सरकार के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है और इस तरह से सहयोगी दलों को इग्नोर करना मेरे को लगता है अभी जल्दबाजी है। आपसे मैं यही सवाल, आखिरी सवाल पूछना चाह रहा था, बहुत संक्षेप में जवाब दिया क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। क्या अति आत्मविश्वास में आ गई है पार्टी? तमाम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, खासतौर से जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, ऐसा लोगों को लगा कि पहले आपने हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बाकी जगहों पे भी स्थिति ऐसी बन रही। बहुत लोग तो अब तो तमाम छोटे नेता भी बोल रहे हैं कि पंजाब के अंदर जब चुनाव हो तो वहाँ पे अकाली दल के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो क्या अब अति आत्मविश्वास में आ गई है पार्टी? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी भी जो सहयोगी दल है, ये महाराष्ट्र के लिए बराबर आप तोड़ते चले जा रहे हैं रिश्ते। आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, अकाली दल आपके साथ आने को तैयार नहीं है, शिवसेना जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि उनको विरोध कर रहे हैं। कितना बेइज्जत करेंगे आप सहयोगियों को? तो ऐसा ये पता होना चाहिए कि अकाली दल, जिसकी केंद्र में अकाली दल के मंत्री हैं, वही अकाली दल चौटाला की कैंपेन करने आ रहे हैं, बीजेपी की कैंपेन नहीं करने आ रहे हैं। एनडीए की कैंपेन नहीं कर रहे हैं। अब सुन तो लिया करिए भाई, वही शिवसेना जिसके साथ आपने गठबंधन तोड़ा है और वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, वो आपको अफजल खान की सेना कह रहे हैं, और आप केंद्र में नहीं उसके साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं। हम साथ चल रहे हैं। महाराष्ट्र की 26 नगर पालिकाओं में से 4 नगर पालिकाओं में, मुंबई, थाने, कल्याण और औरंगाबाद के अंदर दोनों की मिलीजुली सरकार चल रही है। अभी भी यही सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं? नहीं करनी है। वो कह कुछ रहे हैं, हो कुछ और रहा है, ये बहुत लोग आरोप लगा कह रहे हैं वो सबको साथ में लेके चलने की, तमाम लोग, लेकिन साथ में लगातार आरोप प्रत्यारोप। चले फिलहाल इस हरियाणा की बहस को चले नहीं है, साथ छोटे ज्यादा नहीं। और फिर आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। सुषमा स्वराज की बहन को टिकट पहली बार क्यों मिला? किसके दबाव में मिला? आप तो अभी सत्ता में आए नहीं, उससे पहले शुरू हो गया। जिन पार्टियों के आप नाम ले रहे हैं उनको तो 50 साल हो गए। एक टिकट के बेस पे ये कहते हैं कि नहीं, तो शुरुआत की बात है। आप परिवारवाद से अलग है। आप पहली बार चुनाव अकेले लड़ रहे हैं इसलिए शुरुआत हुई है। जिन लोग देवीलाल और चौटाला और जिनकी बात कर रहे हैं उनको साल हो गए, तो उनकी 4 पुश्तें हैं, तो अभी तो आपकी पहली पुश्त शुरू हो गई। आप एक साथ 2 काम तो नहीं करेंगे। मुझे लगता है सुषमा स्वराज की बहन को टिकट किसके दबाव में दिया गया? नहीं, मुझे लगता है कि आप चीजों को मिक्स कर रहे हैं।
ये जो धर्मानी परिवार, साहब, आप नहीं नहीं नहीं, बीजेपी के मैं आपको प्रवक्ता बता की हैसियत में बोल रहे हैं। अपने को सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं। देखिए मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, से आप पूछ रहा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए, लेकिन राजनीति जो है उसके धरातल पर यह सच्चाई है कि जिस प्रकार एनडीए से बाहर निकलकर प्रकाश सिंह बादल वहां पर मैदान में हरियाणा में, वो अपने आप में ये शो करता है कि वो गठबंधन की मर्यादाओं को किस प्रकार लांघ रहा है। और पंजाब के अंदर जो स्थिति है वो तो वहां पर जितनी जल्दी बीजेपी गठबंधन तोड़ ले उतना ही बीजेपी के हित में है। ये तो जिस आपको प्रकार की वहां पर राजनीति लूट, चाहिए। जिस प्रकार का जो कुछ वहां पर चल रहा है वो वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता सकते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति है कि अकाली दल से इस तरह से चले कुछ विशेष आपके पास भी नहीं है कहने के लिए, लेकिन दिलचस्प है हरियाणा का चुनाव भी। और जी चले ब्रेक का वक्त हो गया। अभी तक की चर्चा में जो फिलहाल जो एक तरीके से लब्बो-लुआब निकला है वो ये है कि मुकाबला दिलचस्प है। देखना ये होगा कि जो दावा कर रही है बीजेपी कि अगले दम पे सरकार बना पाती है। कांग्रेस कह रही है थर्ड टर्म, क्या वाकई में थर्ड टर्म आ पाएगा? और जो छोटे दल हैं क्या उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? इन तमाम चीज़ों का जवाब 19 तारीख को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी फिलहाल कुछ कह पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे। जो स्थिति लगातार खराब बनी हुई है सीमा के ऊपर, उस पर हमारे तमाम पैनलिस्ट होंगे, उनसे बातचीत करते हैं। आप ऑलरेडी घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हरियाणा चुनाव की, और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जी हाँ, जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी है, भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया है। उनका कहना यह है कि हालात को बहुत जल्द नियंत्रण में ले लिया जाएगा और बहुत जल्दी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस दौरान जो हमारे जो चीफ हैं, वायुसेना की जो अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से बयान आया है। उनका कहना यह है कि स्थिति काफ़ी गंभीर है। आइए सुनते हैं जरा पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ उसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। मामला काफ़ी सीरियस है, संगीन है, ऐसे होना नहीं चाहिए। बट द गवर्नमेंट इज टेकिंग इट सीरियसली। वी वांट ए क्विक रेजोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। वी वांट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति और बॉर्डर्स नॉर्मल रहे, ये हमारा इच्छा है और हमारे देश भी चाहते हैं। इंडिया वांट्स गुड रिलेशंस विद आवर नेबर्स एंड यू कैन सी कि काफ़ी कोशिश इस तरफ गवर्नमेंट ने कर रहे हैं और काफ़ी स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं। द आर्म फोर्सेस, द सिक्योरिटी फोर्सेस, बी इट द BSF, with the army or the other security agencies, we are all now concerned the way these things have developed in the recent few days, and we want an early solution to that, and the government as well as the security forces are working towards it. चलिए, तो एक तरफ हम सुन रहे थे वायुसेना प्रमुख को जो कि कह रहे थे स्थिति काफ़ी गंभीर है, सरकार अपनी तरफ से काम करी। जरा बीजेपी की प्रतिक्रिया सुनाए। उससे पहले एक और बयान आया राजनाथ सिंह का, वो हम आपको बता देते हैं ऐसे ही। उनका कहना ये है कि हम किसी भी पड़ोसी देश के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या कुछ प्रकाश जावड़ेकर ने कहा वो आपको सुनाते हैं। उनका कहना ये है भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आइए। भारत के सीमा पर पाकिस्तान जिस तरह से ये कर रहा है, अपनी सेना जो करारा जवाब देना है वो देती है, उसके बारे में उनको आदेश भी है, और इसलिए उसके जो डिटेल्स है मुझे लगता है आपको BSF सेना या किसी के द्वारा जरूर मिलेंगे। लेकिन देश को आश्वस्त होना चाहिए कि पाकिस्तान इस तरह से कार्रवाइयां सीमा पर करता रहेगा, यह हमेशा संभव नहीं होगा। चलिए, इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और तमाम पैनलिस्ट आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर RB सोलंकी, प्रोफेसर अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी
के साथ ही साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी हैं। पुष्पेंद्र कुशेश जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, भूपेंद्र धर्माणी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं, अजीत वर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, इरफान रसूल साहब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे। पुष्पेंद्र जी, पहला सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम अपने वायुसेना प्रमुख को सुनते कहते हैं स्थिति बहुत खराब है, और इस बीच हाफिज सईद ने ट्वीट किया है। हाफिज सईद ने ट्वीट करके कहा है कि LOC पर पाकिस्तान को पूरी सेना जो है वो लगा देनी चाहिए और ज़बरदस्त जवाब देना चाहिए। हाफिज सईद की अपनी भी कुछ लड़ाके हैं, तो हो सकता है कि वो भी वहाँ पर मौजूद हों। इस बीच बिलावल जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने एक अभी तुरंत ट्वीट किया। उनका कहना यह है कि मेरी 2 स्टेटमेंट ने हिंदुस्तान की नींद उड़ा दी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, कश्मीर को जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। ये पाकिस्तान के अंदर भी एक तरीके से एग्रेशन भरने वाली बात है। क्या स्थिति और गंभीर होती जा रही है? पिछले जो 7-8 दिनों की, जो 10 दिनों की बात है, आपको लगता है धीरे धीरे दिन जैसे आगे बढ़ रहे हैं स्थिति और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है, और ज़्यादा हम एक तरीके से लड़ाई के नज़दीक पहुंच रहे हैं क्या? देखिए, लड़ाई तो सरकार तय करेगी और फौजें तय करेंगी, लेकिन एक बात मैं वाजे कर दूं कि इस वक्त तक भारत की सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, चाहे बॉर्डर की बात हो, मैं समझता हूं कि कोई भी संजीदा और कोई भी मैच्योर देश इसी तरीके से जवाब देता है। ये 2 देशों का मामला है, ये 2 लोगों का गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं है कि हमने घूसा मार दिया है, उन्होंने पत्थर फेंक दिया है, ये नहीं होता है। भारत ने पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को जिस तरीके से अलग थलग किया है, कश्मीर के मुद्दे को जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने रिजेक्ट किया है, साफ साफ कहा है कि ये 2 देशों के बीच की बात है और ये बातचीत जब ही होगी जब टेरर नहीं होगा। तो इन तमाम सारी चीजों को अगर देखें तो भारत सरकार जिस तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड कर रही है, ये इसी तरीके से रिस्पॉन्ड होगा, इसको कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि 1 अक्टूबर से लेकर के और आज जो अभी वक्त चल रहा है, इस वक्त तक 9 सिविलियन भारत के मारे गए हैं, और जिस तरीके से वो अंदरूनी और सिविलियन इलाकों में वो फायरिंग करके मोर्टार छोड़ के मार रहा है, ये संगीन बात है। जो बात अभी आपने कही है कि आर्मी के जो हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं, वो कहते हैं कि हालात खराब हैं, नाजुक हैं और संगीन हालात हैं। एक जब आर्मी का चीफ बोलता है तो उसके अर्थ कुछ होते हैं, क्योंकि उसके लिए राजनीतिक महत्व नहीं होता है, वो फौजी होता है और फौजी भाषा में बात करता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज 3-4 दिन के बाद जब वो बोले हैं, तो जो ट्वीट किया है या उनका प्रेस रिलीज आया है कि हालात जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। एक आप तीसरी बात देखें कि डोभाल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनका बयान आया है कि जब तक फायरिंग तब तक बातचीत नहीं। अब ये जो 3 बातें हैं, मेरा मानना यह है कि भारत सरकार को, आपको याद होगा कारगिल युद्ध के दौरान जब पूरा युद्ध छिड़ गया था, तो अब बाकायदा एक स्पोक पर्सन शाम को बैठ के ब्रीफ करता था। भारत को इस पूरी सिचुएशन को समझना चाहिए और आप इसको अंतरराष्ट्रीय मामलात में जिस तरह से उठाने की कोशिश भारत को करनी चाहिए कि पाकिस्तान लगातार हमारे पेशेंस का, हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। हम किसी तरीके से एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान हमारे सिविलियंस पे हमला करके इन हालात ऐसे पैदा कर रहा है कि भारत की फौज को रिटेलिएट करना पड़ रहा है। तो इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, डेली एक ब्रीफिंग के लिए या 2 दिन में एक ब्रीफिंग के लिए आदमी बोले, तो हम उस बयान को यह माने कि यह सरकार का और फौज का मुश्तरका बयान है। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने अगर यह कहा है कि हालात जल्दी ठीक हो जाएंगे, इससे यह भी तासुर जाता है इस आम जनता को कि क्या भारत के प्रधानमंत्री फोन कर नवाज शरीफ से कहेंगे गोलीबारी बंद कर दो, तो वो बंद कर देंगे? क्या पाकिस्तान की फायरिंग के ऊपर भारत सरकार के प्रधानमंत्री कैसे कहते हैं जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे? ये कोई 2 लोगों की बातचीत नहीं है। उनकी फौज लगातार फायरिंग कर रही है। उनकी फौज के अलावा पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो बार बार पाकिस्तान, भारत को चेतावनी दे रही है। मेरा कहना यह है कि युद्ध वाली स्थिति भारत के सामने एक ऐसी स्थिति है कि पाकिस्तान की वर्तमान और आज की स्थिति यह है कि पाकिस्तान के अंदर 3 महीने की सैलरी वहां की सिविलियन सरकार ने अपने कर्मचारियों को नहीं दी है। इकोनॉमिक कलेप्स हो चुकी है, सरकार के अंदर अराजकता फैली हुई है। हर पार्टी कश्मीर को नाम लेकर के, पूरा कश्मीर लेने के नाम पर, भारत से कश्मीर छीनने के नाम पर अपनी खोई हुई सियासी पहचान को बनाने में लगी है। ऐसे हालात में आर्मी ने पूरी तरीके से मुल्क पे दोबारा से कब्जा कर लिया है और वो कोशिश कर रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई बातचीत हो तो बगैर पाकिस्तान की आर्मी के हामी भरे बातचीत एक कदम आगे ना बढ़े। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भारत को इस प्रेशर को मेंटेन रखना चाहिए। आपको
पता होगा कि जम्मू कश्मीर में आज ही भारत सरकार का इलेक्शन कमीशन जमीनी जायजा लेने गया है। ये जो इलेक्शन होने वाले हैं, इस बाढ़ ने जिस तरीके से पाकिस्तान के तमाम टेरर कैंपों को भी नुकसान पहुंचाया है और भारत के अंदर भेजने वाले लोगों को भी रोक दिया है, लिहाजा पाकिस्तान की बेसब्री कई जगह है। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे है, दूसरा यह है कि कश्मीर में इलेक्शन पीसफुल हो गए इन हालात के बाद, जबकि उसके भेजे हुए पेड एजेंट पाकिस्तान के कश्मीर में अलग थलग पड़े हुए हैं। आज पूरी दुनिया के सामने भारतीय आर्मी ने दिखा दिया कि वो आर्मी वहां लोगों को मारने के लिए नहीं है, ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए नहीं है, सबसे बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी है। इन तमाम चीजों से पाकिस्तान के अंदर एक घबराहट है, एक परेशानी है और किसी तरीके से भारत के जम्मू कश्मीर में पीसफुल चुनाव ना हो, उसकी रणनीति एक वो भी है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हमें इसी बात पे लेना पड़ रहा है, बाकी पैनलिस्ट से भी हम चर्चा करेंगे इस पूरे मसले पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार सीमा पर तनाव बना हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है, भारत की तरफ से भी लगातार जवाब दिया जा रहा है और बहुत माकूल जवाब दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि स्थिति जो तनावपूर्ण बनी हुई है कब तक सुधरेगी और क्या ये स्थिति इतनी तनावपूर्ण होगी कि आगे चल करके क्या स्थितियाँ और ज़्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं क्या? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। इरफान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अब जो स्थिति बनी हुई है 10 दिन हो गए और 10 साल की सबसे बड़ी इस समय हम फायरिंग देख रहे हैं सीमा पर, 10 साल में इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली थी। क्या क्या इशारा कर रहा है? तमाम लोग कह रहे थे, अभी जैसे पुष्पेंद्र जी बता रहे थे कि ऐसी स्थिति होगी नहीं, युद्ध जैसी स्थिति, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है तमाम तरह की दिक्कतें हैं, आर्मी भी उनकी कई जगह देश भर में इंडल्ज है, अलग अलग इलाकों में। लेकिन सवाल ये, पाकिस्तान के पास अभी कुछ खोने के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके पास एक मुद्दा उन्हें मिला हुआ है कश्मीर का। आज भी हम देख रहे हैं जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान हैं पहले भी और आज भी वो ट्वीट कर रहे हैं कि मेरे ट्वीट करने मेरे बयानों से हिंदुस्तान की नींद उड़ गई है। क्या वहाँ पर भी क्या एग्रेशन भरा जा रहा है? क्या जानबूझ करके लोगों को आंदोलित किया जा रहा है कि और ज़्यादा एग्रेशन हो, बाकी चीज़ें छोड़ करके लोग सिर्फ जंग के लिए तैयार हो जाएं? कैसे देख रहे हैं इन तमाम बयानों को? हाफिज सईद ट्वीट कर रहे हैं, हाफिज सईद का कहना यह है कि आप जाइए, तमाम सेना सीधे वहां पर पहुंचे सीमा पर और भारत की सेना को तबाह करे। ये तमाम ट्वीट आ रहे हैं और तमाम लोगों को जो आंदोलित किया जा रहा है, ये इशारा किस तरफ कर रहा है? हाफिज सईद को बहुत अहमियत दे रहे हैं आप। मैं तमाम लोगों को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाफिज सईद की हैसियत क्या है जी, वो तो खुद पाकिस्तान तय करेगा जी। हमारे लिए तो एक वांटेड अपराधी है वो जी। मैं शुरू करूंगा एक शेर से, तुम आओ गुलशन लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की निगहबानी हवाओं की ताजगी लेकर, फिर उसके बाद ये पूछे कि कौन दुश्मन है। सवाल ये, बहुत देर हो गई, हिंदुस्तान के सब्र का इम्तिहान पाकिस्तान ऐसा लगता है कि अब बहुत दिन तक ले रहा है, ले चुका या लेना चाह रहा है। और सर काट कर जब ले गए, सर काटने की बात जब आई थी चुनाव में, तो कहा गया था कि सर काटे जा रहे हैं और ये सरकार खामोश बैठी हुई है। आज क्या हुआ? आज जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज देरी और ताखीर क्यों? आज पाकिस्तान को इतना मौका दिया क्यों गया? हमने पाकिस्तान को उसके सहारे छोड़ दिया है, वो जो कर रहा है करने दे रहे हैं। जब सीज फायर हुआ, हमें फौरन जवाब देना चाहिए था। हमें गौर और फिक्र में ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। और अभी मैंने ये बात कही थी प्रोग्राम से ऑफ द रिकॉर्ड, हिंदुस्तान में अगर एक मुस्लिम रेजिमेंट को भी फरोग दिया जाए तो जाट, गोरखा और सिख रेजिमेंट की तरह मुसलमानों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। वीर अब्दुल हमीद उसमें से पैदा होंगे। लेकिन यह कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कि मुसलमानों को एतमाद में लिया जाए। कल डिस्कशन में यह बात आई थी कि मुस्लिम गांव में हमला नहीं कर रहा है पाकिस्तान किसी को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह आपने बात की कि बिलावल ने अगर कोई बात कही तो बिलावल के सियासी वजूद का सवाल है, अगर बेनजीर कोई बात कहती थी तो पाकिस्तान में उनके सियासी वजूद का सवाल था। सिर्फ पाकिस्तान में वही हुकूमत करेगा जो हिंदुस्तान के लिए आग उगलेगा, वहां उसी को वो लोग जिंदा रहने देते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है।
भारत में गंगा जमनी तहजीब है, मिली जुली तहजीब है। यहाँ का मुसलमान, यहाँ का हिंदू वतन के लिए लड़ता है। और हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है। हम पर शक छोड़ा जाए, हमें रेजिमेंट में शामिल किया जाए, तो इससे हमारी ताकत मजबूत होगी। अभी क्या करें? अभी जो स्थिति बनी हुई है, भारत की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। फौज जैसा पुष्पेंद्र साहब ने कहा कि फौज फैसला करे, फौरन कदम उठाए। वजीर आजम ने यह क्या कहा, प्रधानमंत्री ने यह क्या कहा, हालात नॉर्मल हो जाएंगे। इसका क्या मतलब? देश को संबोधित किया जाए, देश को संदेश, पूरे देश को एड्रेस किया जाए कि भाई हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं, अवाम को बताया जाए। सबसे अहम मसला है, सरहदें महफूज नहीं है, बॉर्डर खतरे में है, और हम क्या कर रहे हैं? हमें फौरन पूरे देश को बताया जाए कि क्या कदम हम उठाने जा रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और बाकायदा एड्रेस किया जाए, बताया जाए। क्योंकि सरहद का सवाल है विपुल, सवाल है कि पाकिस्तान हो सकता है कि कहीं पाकिस्तान की आड़ में चाइना भी खेल रहा हो, पाकिस्तान की आड़ में अमेरिका भी खेल रहा हो। हम किसी को इसमें बेवकूफ कसूर नहीं मानते। हो सकता है पाकिस्तान को बेस बनाकर कोई और नई साजिश की जा रही हो। तमाम एंगल आपने नए एंगल बताए। धनवाड़ी साहब, अभी जो सिचुएशन है 8-10 दिन में चीजें बेहतर होने के बजाय खराब होती जा रही हैं, और खासतौर से ये पहली बार हुआ कि बकरीद के समय, जो कि काफी दोनों मुल्कों में जो है काफी त्योहार का एक माहौल होता है, उस समय जिस तरीके से सिविलियंस को मारा गया, जब मिठाई दी गई इधर से तो मिठाई लेने से इनकार कर दिया गया। ये एक नई तरह की जो शुरुआत हुई है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो पुष्पेंद्र भाई ने बात कही कि वहाँ की पाकिस्तान के मामलों के अच्छे जानकार हैं, जिस प्रकार की वहाँ की इकॉनमी, वहाँ की जो आंतरिक स्थिति है, वहाँ से वहाँ की जनता का ध्यान हटाने के लिए सबसे ज़्यादा आसान रास्ता जो वहाँ के नेतृत्व को नज़र आता है वो है कश्मीर का मुद्दा उछालना, उसके भारत के बॉर्डर जो है अनरेस्ट करना, और मामले को पूरी तरह से संवेदनशील बनाना। जी, ये उनके लिए सबसे सरल उपाय होता है, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार वहाँ बाढ़ आई है, जिस प्रकार वहाँ पर आतंकवादी जितने कैंप हैं वो प्रकृति ने ही समाप्त किए हैं, और घुसपैठ इस बार जिस स्केल पर वो चाहते थे वो नहीं कर पा रहे। कुदरत के सहारे हैं, कुदरत के सहारे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो बातें आपने कही हैं कि हालात संगीन है, जो हमारे आर्मी चीफ ने, एयरफोर्स चीफ ने कहा, लेकिन साथ में ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने एक बहुत अहम बात कही है कि वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ के जो जनरल्स हैं, जो वहाँ के नेतृत्व करने वाले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी हैं, उनको पूरी छूट दी गई है और वो निर्णय लेंगे कि क्या करना है। ये मेरे को लगता है कि भारत सरकार की तरफ से पहली बार हुआ है कि निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया गया है। आज तक उनको रोका गया है, उनको बांधने का प्रयास किया गया है, और ये पहली बार है कि अब उनको जवाब दिया जा रहा है, और जवाब उन्हीं के तर्ज पर दिया जा रहा है संयम के बाद। जो मुझे लगता है इमरान ने बात कही, इमरान जी ने जो बात कही उसमें एक बहुत इरफान जी ने जो बहुत बड़ी पेचीदगी बात है कि यूएसए और चाइना भी गेम खेल सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को जानते हैं, तो उस परिस्थिति में ये एकदम हवड़ा दबड़ी में पूरा फ्रंट खोल देना, ये मुझे लगता है कोई भी नेतृत्व नहीं चाहेगा। और उसके परिस्थिति को देखते हुए जिस प्रकार का जवाब दिया जा रहा है, ये और एग्रेसिव होकर दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हालात अगर इकोनॉमिकली जैसे पुष्पेंद्र जी ने कहे वैसे हैं, तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा देर इस बात को सहन नहीं कर पाएगा। चलिए अजीत जी, अब आपसे और एक बीजेपी की प्रतिक्रिया लेंगे संक्षेप में, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। आप स्थिति को, क्या जो भारत की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उसको आपको लग रहा है कि पर्याप्त हैं, या आपको लगता है कि और ज़्यादा सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, चाहे वो डिप्लोमेसी के तौर पे हो या फिर बॉर्डर पे हो? अजीत जी, देखिए, एस्केलेशन तो हो रहा है, और जिस तरीके से शेलिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से भी उनका जवाब दिया जा रहा है, तो ये एक शेलिंग कोई नई बात नहीं है, शेलिंग होती है और भारत इसका जवाब देता रहा है। एक तो ये बात है। जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि वो लोग इंट्रूजन कराने की कोशिश में, इस बीच में खबरें आती रही हैं कि लगातार घुसपैठियों को भारत ने मार गिराया। तो जब इंट्रूजन कराने का समय आता है, ये समय है, इसके बाद फिर से जब जाड़ा शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा बर्फ गिरेगी, बर्फबारी होगी, तो इंट्रूजन नहीं हो पाएगा। तो घुसपैठियों को घुसाने की कोशिश है, एक तो ये बात। दूसरी बात कि इलेक्शन अगर आसन्न है, इलेक्शन होने हैं, विधानसभा चुनाव, तो इसको देखते हुए वहां कुछ डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की जा रही है।
शेलिंग हेवी है, इस बात में कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री जो ये कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, वो इस विश्वास पर कह रहे हैं कि देखिए डिप्लोमेटिक मूव भी चल रहा है, बहुत सारे जो क्रियाएं होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से। प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये कहा सामान्य हो जाएगा, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन जिस तरह आप बता रहे हैं नहीं कि आपकी अपनी राय हो सकती है, आप सोच सकते हैं, तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है ऐसा। देखिए क्लैरिफिकेशन नहीं, इससे ज्यादा और क्लैरिफिकेशन प्रधानमंत्री के लेवल पर ये तो नहीं हो सकती ना कि भाई हम इस तरह से इसका समाधान निकाल देंगे। वो तो यही कहेंगे इसका जल्दी समाधान निकाल दिया जाएगा, वो सफिशिएंट। डिप्लोमेटिक और आर्मी इन दोनों के सामंजस्य, दोनों के समन्वय से ही इसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन आप गोलीबारी या शेलिंग से कितने दिनों तक उसकी शेलिंग चलेगी और आप शेलिंग का जवाब देते रहेंगे? कहीं ना कहीं इसको बंद करना ही होगा, क्योंकि इस बीच में जो क्रॉस फायरिंग है उसमें निर्दोष सिविलियंस जो है, सिविलियंस आ रहे हैं, तो ये बंद होना ही है। प्रधानमंत्री को ये उम्मीद इसलिए है कि शायद वो इंटरनेशनल एक डिप्लोमेटिक मूव चलाएंगे और लोग देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग देख रहे हैं, जवाब हम भी दे रहे हैं। अगर सर काटे जा रहे हैं तो हमारी तरफ से गोलीबारी नहीं हो रही है, ऐसी बात नहीं है, हम भी गोलीबारी कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। चलिए सोलंकी साहब, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से बहुत संक्षिप्त जी। इतने बेहतरीन तरीके से कभी भी इस तरह की क्राइसिस को पिछली सरकारों ने हैंडल नहीं किया जितना इस बार किया गया है। इस तरीके से कभी आर्मी को और एयरफोर्स को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई कि भी जैसे हालात अगर वहां पर है उस हालात तो वही है। ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ने फायरिंग बंद कर दी हो, पाकिस्तान डर गया हो। नहीं, वो डरेगा, लेकिन अगर ये आर्मी बैठी रहती, वहाँ यहाँ के जवान मरते रहते, यहाँ की जनता मरती रहती और यहाँ से कोई ऑर्डर नहीं जाता, इस तरह से नहीं होता। डिप्लोमेसी भी भी ज्यादा इफेक्टिव है और डिप्लोमेसी भी ज्यादा इफेक्टिव है और आर्मी को भी ज्यादा जितना जरूरी थी उतनी स्वतंत्रता। बहुत लोग चाहे जो आपके सहयोगी वो भी ये कह रहे हैं कि भाई इस समय चुनाव को छोड़ करके पहले इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री को। नहीं, इन पर प्रधानमंत्री जी का ध्यान है, तभी उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि इन सब चीजों का कोई प्रधानमंत्री जब ये बोलता है कि इसका जल्दी समाधान निकल जाएगा, उसका मतलब होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि चलती हुई एक स्टेटमेंट दे दी और कल उस स्टेटमेंट को ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों? वो कह रहे जल्द ठीक होगा, एयरफोर्स का चीफ कह रहा है कि तो एयरफोर्स के चीफ ने ये नहीं कहा कि जल्द ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत, उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री का स्थिति सामान्य है और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्थिति कंट्रोल में है। वो कह रहे हैं कि स्थिति, एयरफोर्स का चीफ कह रहे हैं कि वो एक तरफ कहा जाता है हम बातचीत जब तक लड़ाई चलेगी तब तक हम करेंगे नहीं, दूसरी तरफ संदेश आता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। बहुत जल्दी, बहुत बिल्कुल इसी तरह से एयरफोर्स चीफ जब ये कहते हैं कि स्थिति सीरियस है तो चलिए फिलहाल घटना चक्र को समेटने का वक्त हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जो के आ रही है, कम से कम इस तरह की सिचुएशन में कम से कम एक इफेक्टिव डिप्लोमेसी, चलिए बहुत संक्षिप्त जी, इफेक्टिव डिप्लोमेसी जी बहुत संक्षिप्त, बहुत एक सेकंड में। आपको पता होगा कि इस सब के बावजूद पाकिस्तान के इस्लामाबाद ऑफिस जो है यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर का, कल वहां शिकायत की गई। उसके बाद आप ये ध्यान रखें कि आज पाकिस्तान बान की मून सेक्रेटरी जनरल यूएनओ से मिला है और जो उन्होंने जवाब दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि आप बायलैटरली डिप्लोमेटिकली से सॉल्व करें। पाकिस्तान को इससे ज्यादा ओपन जवाब यूएन के फोरम से नहीं मिल सकता कि ये बायलैटरल है और आप वहां जाके तय करें। लिहाजा पाकिस्तान ये करता इसलिए रहेगा कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए फिलहाल घटना चक्र को यहीं समेटते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय हिंद टीवी। नमस्कार।